अमेरिका ईरान के बीच आज शांति वार्ता की जानकारी है। स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता है। बड़ी खबर यह है इस बीच कि ईरान और अमेरिका वार्ताकार स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं। पाकिस्तानी पीएम आर्मी चीफ से मिले हैं आरागची, कालीबाग भी शहबाज शरीफ मुनीर से मिले हैं। फ्रांस में डोनाल्ड ट्रंप ने डील पर हस्ताक्षर कर खुद को विजेता घोषित कर दिया है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के इन दावों की पोल खुद उनकी पार्टी के सांसद खोल रहे हैं। ईरान डील के बाद ट्रंप अपनी ही पार्टी में घिर गए हैं। रिपब्लिकन नेताओं ने इस समझौते का विरोध शुरू कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को एक हारे हुए राष्ट्रपति के तौर पर देखा जा रहा है। यानी कैबिनेट के साथ साथ अब सांसदों ने भी ट्रंप के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। ईरान समझौते के बाद डोनाल्ड ट्रंप घर में ही घिर गए हैं। ट्रंप के फैसलों का विरोध सिर्फ विरोधी ही नहीं बल्कि उनकी खुद की पार्टी के नेता भी कर रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के कई नेता समझौते की शर्तों पर सवाल उठा रहे हैं। ट्रंप के समझौते के खिलाफ खड़े रिपब्लिकन सांसदों में जोश हॉले, रोजर विकर और सुसान कॉलिंस का नाम शामिल है। सांसदों का मानना है कि यह समझौता ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की सैन्य सफलताओं को बातचीत की मेज पर गंवाना है। समझौते के तहत ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए रखे गए 300 अरब डॉलर के फंड की उन्होंने तीखी आलोचना की है। रिपब्लिकन सांसद इस बात के भी खिलाफ हैं कि इजरायल को हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई रोकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। साथ ही ये सांसद ईरान से किसी भी तरह के अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने या उसकी फ्री संपत्ति बहाल करने के खिलाफ है। पेंटागन ने अमेरिकी सांसदों को चेतावनी दी है। उसे ईरान के साथ हुए युद्ध के खर्चों को पूरा करने के लिए लगभग 6.6 लाख करोड़ रुपए के आपातकालीन फंड की आवश्यकता है। जो जल्द बहाल नहीं हुआ तो सेना का संचालन और तनख्वाह देना भी मुश्किल हो जाएगा। पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीदों को क्या खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने बारूद के ढेर पर रख दिया है? ये सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य ऑपरेशनों को स्थायी रूप से रोकने के लिए ऐतिहासिक डील हो चुकी है, समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ लेबनान की जमीन पर इजरायल के हमले और तेज हुए हैं। हालांकि अब लेबनान में सीज फायर लागू होने की खबरें एक बार फिर सामने आ रही हैं, लेकिन जमीन पर इस सीज फायर का असर नहीं दिख रहा। नेतन्याहू की इस आक्रामकता से खुद डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो बुरी तरह भड़के हुए हैं। अमेरिका ने तो साफ चेतावनी दी है कि इजरायल की सुरक्षा करने वाले 2/3 हथियार अमेरिकी टैक्स पेयर के पैसों से बनते हैं, इसीलिए इजरायल अपनी सीमा में रहे। कि किसी पड़ोसी इलाके पर कब्जा करके स्थायी सुरक्षा हासिल नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ नेतन्याहू साफ कह रहे हैं कि जब तक सुरक्षा बहाल नहीं होती, इजरायल दक्षिणी लेबनान से सेना नहीं हटाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साफ कह चुके हैं कि उन्हें इस क्षेत्र में अब सिर्फ और सिर्फ पूर्ण युद्ध विराम चाहिए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सीधे शब्दों में चेतावनी दी है कि बेरूत के रिहायशी इलाकों पर हुए ये हमले किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने भी नेतन्याहू को आईना दिखाते हुए कहा कि किसी पड़ोसी देश के इलाके पर कब्जा करके कभी स्थायी सुरक्षा हासिल नहीं की जा सकती। लेकिन इन सबके सामने बेंजामिन नेतन्याहू अकेले अड़े हैं कि उनकी सेना दक्षिण लेबनान से पीछे नहीं हटेगी। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की गहरी नाराजगी है तो दूसरी तरफ जेडी वेंस की सख्त चेतावनी। एक तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की तीखी आलोचना है तो दूसरी तरफ इतना ही नहीं, खुद इजरायली मीडिया इस वक्त सबसे बड़ी चिंता में डूबी है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने भी डील से बाहर निकलने की खुली धमकी दे दी है। सवाल हथियार सप्लाई पर भी उठने लगे हैं। यानी चारों तरफ से घिरे इजरायल इस वक्त अकेला पड़ रहा है और ये युद्ध नेतन्याहू पर भारी पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि नेतन्याहू आखिर चाहते क्या हैं? क्या लेबनान का मोर्चा अब ईरान से ज्यादा अमेरिका और इजरायल के रिश्तों की परीक्षा बनने? क्या इजरायल धीरे धीरे ग्रेटर इजरायल के नक्शे की तरफ बढ़ रहा है? लेबनान की जमीन पर जो नई रेखाएं खींची गई हैं, वो सिर्फ सैन्य नक्शे का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये लकीरें अब पश्चिम एशिया की राजनीति को बदलने वाली नई हकीकत बन सकती हैं। यानी इजरायल का नक्शा एक बार फिर बदल सकता। देखिए, एमओयू इस वक्त साइन हो चुका है। एक बार फिर लेबनान में सीज फायर लागू होने की बात हो रही है। इसके बाद भी जंग जारी है। नबाती में आईडीएफ ने रात भर में भीषण बमबारी की और कम से कम 16 नागरिकों की मौत हुई है।
कफर नेप्तिन में भी युद्ध विराम के सारे दावे हवा हो चुके हैं और हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। अली ताहिर के पहाड़ी इलाके में भी आमने सामने की जंग चल रही है। यानी सीधी बात यह है कि कागज पर भले युद्ध विराम हो चुका हो, लेकिन जमीन पर भीषण युद्ध जारी है। हिजबुल्लाह की बारूदी सुरंगों और एंटी टैंक मिसाइलों ने इजरायल के कम से कम 5 सैन्य वाहन तबाह कर दिए। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि इजरायल को 4 हेलीकॉप्टर्स के जरिए अपने सैनिक निकालने पड़े हैं। इजरायली अखबार मारिब की रिपोर्ट में कहा गया है कि तेल अवीव को डर है कि सार्वजनिक मतभेद आगे चलकर ठोस अमेरिकी कदमों में बदल सकते हैं, जिसमें हथियारों की आपूर्ति में देरी हो सकती है और सैन्य सहायता बंद हो सकती है। दूसरी तरफ हारित्स का विश्लेषण कहता है कि ईरान समझौते ने ट्रंप को नेतन्याहू के सबसे बड़े राजनीतिक हथियार से बदलकर उनके लिए राजनीतिक संकट में बदल दिया है। रूस के कई शहरों पर यूक्रेन ने सिर्फ ड्रोन स्ट्राइक ही नहीं की, बल्कि क्रेमलिन के खिलाफ कीव की एक बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक घेराबंदी है। मॉस्को से लेकर क्रीमिया तक आक्रमण से यूक्रेन ने पश्चिमी देशों को संदेश दिया है कि वो रूस के भीतर तक गहरे जख्म देने की ताकत रखता है। क्रीमिया की इकलौती गैस स्टोरेज फैसिलिटी और थर्मल पावर प्लांट को तबाह करके यूक्रेन अब क्रीमिया की सप्लाई चेन तोड़ने की तरफ बढ़ रहा है। जेलेंस्की का प्लान है किसी भी सूरत में पुतिन को हमले रोकने के लिए मजबूर करना। 3 दिन में 3000 से ज्यादा ड्रोन हमले करके जेलेंस्की ने बता दिया है कि यूरोप की सरपरस्ती में भी वो पहले से ज्यादा अग्रेसिव हो चुका है। यानी ऑयल डिपो से लेकर गैस स्टेशन, रिफाइनरी और पावर प्लांट तक, जबकि सैन्य ठिकाने और पोर्ट सिटी पर आज की रात बड़ा हमला हो सकता है। ये हमले यूक्रेन की घातक 413वीं और 414वीं स्पेशल बटालियन ने किए। क्रीमिया पर एक साथ 250 से अधिक लॉन्ग रेंज और फायर पॉइंट मीडियम रेंज ड्रोन दागेगा। यूक्रेन के ड्रोन हमले से क्रीमिया का आधा इलाका अंधेरे में डूब गया है, जिसकी वजह है क्रीमिया के तावरियन थर्मल पावर प्लांट पर हमला। ये प्लांट 2019 में शुरू हुआ था। इसे बनाने में कुल खर्च आया था करीब 10,000 करोड़ रुपए। इस पावर प्लांट की कुल क्षमता 470 मेगावाट है और नेचुरल गैस डीजल से यह संचालित होता है। इस प्लांट को आधी रात ड्रोन से उड़ा दिया गया, जिससे 2 यूनिट पूरी तरह तबाह हो चुकी है। पावर प्लांट के फ्यूल टैंक में विस्फोट हुआ है। इस प्लांट से 60% क्रीमिया को पावर सप्लाई होती थी। इसे मध्य दक्षिणी क्रीमिया का पावर हाउस भी कहा जाता है। इस पर हमला होने से कई इलाकों की पावर सप्लाई रुक गई, जिसमें सिम्फेरोपोल से वस्त्रोपोल और साथ ही इसके अलावा 2 रिबिस्का, बख्सी सराय, जनकोई और साकी इलाके शामिल हैं। यूक्रेन की टारगेट पर रूस के एनर्जी सेक्टर हैं। इस हमले में अंडरग्राउंड गैस फैसिलिटी खाक हो गई है, जो क्रीमिया के तरखांतकुल प्रायद्वीप में है, जिसका नाम ग्लेबोवस्कोए अंडरग्राउंड गैस फैसिलिटी है। इस फैसिलिटी को क्रीमिया की लाइफलाइन भी कहा जाता है। ये क्रीमिया का इकलौता अंडरग्राउंड गैस स्टोरेज है। यहाँ पूरे क्रीमिया का गैस ट्रांसमिशन सिस्टम भी लगा है, जिसके जरिए लगातार प्रेशर बनाए रखा जाता है। यहाँ से पाइपलाइन के जरिए थर्मल पावर प्लांट को गैस सप्लाई होती है। पहली बार साल 1960 में यहाँ प्राकृतिक गैस क्षेत्र की खोज की गई थी। बाद में साल 1991 में इसे अंडरग्राउंड गैस स्टोरेज फैसिलिटी बना दिया गया। अब उसी जगह पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है, जिससे गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन खाक हो गया है। गैस पाइपलाइन नेटवर्क तबाह हो गया है। अब बड़े बिजली संकट की आशंका है। बड़ी खबर आ रही है अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता। स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान के वार्ताकार मौजूद। शांति वार्ता से पहले बोले ईरानी विदेश मंत्री यूरेनियम संवर्धन का अधिकार नहीं छोड़ेंगे आरागची।